हिमालय की पहाड़ियों पर सेना द्वारा भेजी गई एक रिसर्च टीम लद्दाख के ऊंचे इलाकों में जमीन के नीचे की दुनिया की जांच कर रही थी। लेकिन जैसे ही टीम अपनी रिपोर्ट दे रही थी, फोन पर अचानक उनकी दर्दनाक चीखें सुनाई दी और उसके बाद पूरी टीम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कमांडर ने तुरंत इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन जारी किया। मुझे ये मिशन मिला और मैं एक पल भी रुके बिना निकल पड़ा। अगली सुबह मैं एक हफ्ते का सामान लेकर लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। प्लान के अनुसार हमें टीम के आखिरी लोकेशन तक पहुंचना था, लेकिन फुल स्पीड में भी वहां पहुंचने में 12 घंटे लगने वाले थे। हमने अभी 2 घंटे ही सफर किया था और हमारी गाड़ी का फ्यूल 1/4 खत्म हो चुका था। ये जगह तो बहुत ज्यादा पेट्रोल खा रही है। नॉर्मल है, मैंने कहा। यहाँ ऊंचाई ज्यादा है, तापमान कम है और हवा का दबाव भी ज्यादा है, इसलिए फ्यूल जल्दी खत्म होता है। उसी समय मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे चेतावनी दी। ये मिशन आसान नहीं होने वाला। रात भर सफर करने के बाद हम आखिरकार आधी रात के करीब उस आखिरी लोकेशन पर पहुंच गए। मैंने तुरंत आदेश दिए। 10 लोग टेंट लगाने में लग गए, 5 लोग खाना बनाने लगे और 10 लोग कैंप की सुरक्षा में तैनात हो गए। मैं खुद 2 सैनिकों के साथ आसपास जांच करने निकल पड़ा, शायद कोई सुराग मिल जाए। करीब 400 मीटर दूर एक नीची जगह पर हमें रिसर्च टीम का एक टूटा हुआ टेंट मिला। मैंने तुरंत कहा, रुको, अभी अंदर मत जाओ, अंधेरे में चलने से सबूत खराब हो सकते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी कैंप से खबर आई, 3 सैनिकों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें हाई एल्टीट्यूड की समस्या, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है। मैं तुरंत वापस कैंप पहुंचा। ये सैनिक आमतौर पर काफी फिट थे, फिर अचानक इतनी खराब हालत कैसे? सर, ये लोग पहली बार इतनी ऊंचाई पर आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने हालत देखी, तीनों की स्थिति काफी गंभीर थी। क्या ये लोग सुबह तक ठीक रह पाएंगे? सर, हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन हालत ज्यादा खराब है, इन्हें तुरंत नीचे भेजना बेहतर रहेगा। मैं कुछ पल सोचता रहा और फिर फैसला लिया, इनको वापस भेजो। ये कोई लड़ाई नहीं है जहाँ जान जोखिम में डाली जाए। मैंने आदेश दिया। पहली और दूसरी टीम के लीडर रवि, अर्जुन, करण, मोहित, दीपक और सूरज, तुम लोग मेरे साथ रुकोगे, बाकी सभी तुरंत वापस जाओ। एक सैनिक बोला, सर, बिना डॉक्टर के यहाँ रहना खतरनाक है, मैं भी यहीं रुकता हूँ। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, तुम्हें वापस जाना ही होगा। हम 6 लोग यहाँ सबसे ज्यादा फिट हैं, बाकी लोगों की हालत भी ठीक नहीं लग रही, बस ये 3 ज्यादा खराब है। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, रास्ते में ऑक्सीजन और दवाई देते रहना, कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, कोई लेकिन नहीं, तुम सब अभी निकलो। मैंने आगे कहा, 4 गाड़ियां लेकर जाओ, बाकी फ्यूल और सामान यहीं छोड़ दो, वहां पहुंचते ही मुझसे संपर्क करना, फिर आगे का आदेश दूंगा। सैनिकों ने सिर हिलाया। ठीक है सर, आप लोग अपना ध्यान रखना, अगर स्थिति खराब हो तो तुरंत वापस आ जाना। अब कैंप में सिर्फ हम 6 लोग बचे थे। मैंने तुरंत ड्यूटी बांटी, लीडर्स को बाहर पेट्रोलिंग पर लगाया, बाकी को सुरक्षा में तैनात किया और मैं अकेला उस रहस्यमयी कैंप के अंदर चला गया। मैंने जमीन पर पड़े टायर के निशानों को ध्यान से देखा। लग रहा था रिसर्च टीम के पास 4 बड़ी SUV और 2 मोटरसाइकिल थी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता था, आखिर वो सब गए कहां? गाड़ियों के टायर के निशान साफ बता रहे थे कि कैंप में कई बार आना जाना हुआ था। इनमें से 2 SUV के निशान बार बार दिख रहे थे, जबकि बाकी 2 SUV के सिर्फ एक बार आने जाने के निशान थे। इसका मतलब साफ था, रिसर्च टीम आमतौर पर सिर्फ 2 SUV और 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जांच के लिए करती थी और बाकी 2 गाड़ियां सिर्फ सामान ढोने के लिए थी। टेंट अभी भी काफी हद तक सही हालत में था, लेकिन उसके एंट्री गेट का जिप टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोगों ने डर के मारे उसे तेजी से खोलकर बाहर भागने की कोशिश की हो। कैंप के बाहर बड़ी मात्रा में जानवरों के पैरों के निशान मिले। निशानों की संख्या और बनावट देखकर साफ था, ये एक भेड़ियों का झुंड था। क्या ये निशान कैंप के अंदर तक गए हैं? मैंने पूछा। जी सर, कुछ निशान अंदर तक गए हैं, लेकिन बीच में ही पूरा झुंड दक्षिण दिशा में मुड़ गया। कितने भेड़िए होंगे? लगभग 30 से 40 के बीच, शायद 36 के आसपास। निशान थोड़े बिखरे हुए थे, इसलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल था। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले टायर के निशानों के पीछे चल पड़ा। दूसरी टीम का लीडर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। करीब 200 मीटर आगे जाने पर गाड़ियों के निशान और भेड़ियों के पैरों के निशान फिर से एक जगह मिल गए। मैंने कहा, लगता है भेड़ियों का झुंड कैंप पर हमला करने आया था। और रिसर्च टीम को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत गाड़ियों में बैठकर भागने की कोशिश की। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? जानकारी के मुताबिक रिसर्च टीम के साथ 2 सशस्त्र जवान भी थे। उनके हथियार इन भेड़ियों से निपटने के लिए काफी होने चाहिए थे। अगर जवानों के साथ कुछ हुआ था तो उन्होंने आखिरी कॉल में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी? मैंने खुद ही जवाब सोचा, इतने बड़े झुंड से लड़ना आसान नहीं होता। भेड़िए दूसरे जानवरों की तरह नहीं होते जो गोली की आवाज सुनकर भाग जाएं। ये संगठित होते हैं और बिना पर्याप्त गोलियों के इतने बड़े झुंड से लड़ना मतलब जान जोखिम में डालना है। मैंने तुरंत आदेश दिया, मोहित, सूरज, तुम दोनों वापस कैंप जाओ और उसके आसपास माइन, बारूदी सुरंग बिठाओ, लेकिन ध्यान रखना साफ निशान लगा देना ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें फंसे नहीं। पहली टीम का लीडर, रेडियो सेट तैयार करो और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखो। रवि, अर्जुन, करण, तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगे। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने करण को आदेश दिया, हर 5 मिनट में गाड़ी से थोड़ा थोड़ा पेंट बाहर गिराते रहो। अगर हम संपर्क खो दें तो यही पेंट हमारे लिए रास्ता बनेगा और हम 5 मिनट के दायरे में सर्च कर सकेंगे। कुछ ही दूरी तय की थी कि हमें एक SUV दिखाई दी, उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल बंधी हुई थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और ड्राइवर का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन पीछे की सीट पर खून के साफ निशान थे। गाड़ी के बाहर भी अजीब तरह के नुकसान के निशान थे। मैंने जांच कर कहा, घायल व्यक्ति को गाड़ी के अंदर चोट नहीं लगी, मतलब हमला बाहर हुआ था। अब जमीन पर सिर्फ गाड़ियों के निशान थे। भेड़ियों के पैरों के निशान गायब हो चुके थे। निशानों को देखकर साफ था इस गाड़ी को छोड़कर बाकी 3 गाड़ियां दक्षिण दिशा में आगे बढ़ गई थी। चलो उनका पीछा करते हैं। हम तुरंत गाड़ी में बैठे और आगे बढ़ गए। जब से हमने इस मिशन में कदम रखा था, लद्दाख की इस बंजर जमीन पर हर तरफ जानवरों के अवशेष दिख रहे थे। कुछ ही देर में हम एक बड़े रेगिस्तानी इलाके, गोबी जैसे मैदान में पहुंच गए। अब गाड़ियों के निशान साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन इतना तय था कि पूरा काफिला इस इलाके में दाखिल हुआ था। मैंने आदेश दिया, दूसरी टीम का लीडर और करण, तुम लोग गाड़ी लेकर इस इलाके के किनारे किनारे जांच करो। मैं, रवि और अर्जुन यहीं आसपास तलाश करते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी मुझे एक नदी दिखाई दी और उसी वक्त रेडियो में अचानक आवाज आई, सर, मैं करण बोल रहा हूँ, हमें एक और छोड़ी हुई गाड़ी मिली है, शायद ये भी उसी टीम की है। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। करण की आवाज कांप रही थी, सर, ये गाड़ी हड्डियों के ढेर से टकराई हुई है। और मैं चिल्लाया, और क्या? जल्दी बोलो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, गाड़ी के अंदर 2 लाशें हैं और गाड़ी की छत पर कोई अजीब सा जीव बैठा है, शायद कोई जानवर। मैंने गुस्से में कहा, खुद को संभालो, लोकेशन भेजो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में हम उस लोकेशन पर पहुंच गए। जैसे ही हमने वो मंजर देखा, हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। SUV की छत पर एक अजीब सा जीव पड़ा था। उसका शरीर तो किसी जानवर जैसा था, लेकिन उसका सिर बिल्कुल बैल जैसा। उसका चेहरा बेहद खतरनाक था, स्पष्ट था ये एक मांस खाने वाला जीव था। कुछ पल के लिए सब लोग बस उसे देखते ही रह गए। मैंने खुद को संभाला और कहा, होश में आओ, काम पर ध्यान दो। इतना कहकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और आसपास के और सुराग ढूंढने लगा। रवि, पूरे इलाके की फोटो ले लो। रवि तुरंत कैमरा लेकर हर एंगल से फोटो लेने लगा। मैं आसपास घूम घूम कर और सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद पहली टीम का लीडर और मोहित भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की छत पर पड़े उस जीव को देखा, दोनों सन्न रह गए। सर, ये क्या चीज है? मैंने कहा, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। चलो पहले गाड़ी को निकालो। और तुरंत
तुरंत कैंप वापस चलते हैं। मैं गाड़ी में बैठा और रेडियो पर अपने सीनियर को पूरी रिपोर्ट दी। मेरी आवाज सुनकर ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि मामला कितना गंभीर है। बात खत्म होते ही हम उस गाड़ी और उस अजीब जीव को लेकर कैंप वापस लौट आए। खाना खाने के बाद हमने उस अज्ञात जीव की जांच शुरू की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। ये आखिर है क्या चीज? जगह के हिसाब से तो यही लगता है कि इसी ने हमला किया था। दोनों जवान शायद इसी के हाथों मारे गए हैं। एक सैनिक बोला, सर कहीं ये एलियन तो नहीं? दूसरा बोला, हाँ ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मॉन्स्टर लग रहा है। इसके पंजे देखिए, इतने लंबे और तेज कि गाड़ी के नीचे तक घुस गए। इतनी ताकत इंसानी समझ से बाहर है। तभी रेडियो पर आवाज आई, विक्रम विक्रम क्या तुम सुन रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, जी सर। बोलिए। ऊपर से आदेश आया, अभी अभी मीटिंग हुई है, तुम्हारा सर्च मिशन यहीं रोक दिया जाता है। मैं चौंक गया, सर लेकिन बाकी लोग, जो भी गाड़ियां और वो जीव तुमने पाया है, उन्हें सुरक्षित रखो। हम लोकल आर्मी यूनिट को भेज रहे हैं, वो तुमसे मिलकर सब कुछ अपने कब्जे में लेगी और सारी चीजों को तुरंत एयरपोर्ट भेजकर एयरलिफ्ट किया जाएगा। मैंने फिर पूछा, सर बाकी 5 लोगों का क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया, मौके के हालात देखकर लगता है उनमें से कम एक घायल है और बाकी के बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है। मेरे हाथ रेडियो पर जमे रह गए। 7 लोगों की टीम में सिर्फ 2 के पास हथियार थे और वो भी अब जिंदा नहीं थे। तो इसका मतलब साफ था, बाकी लोग अब बिल्कुल असहाय थे। शायद उनका सामान और गोलियां भी खत्म हो चुकी होंगी। लद्दाख जैसी जगह में बिना सामान और हथियार के सीधा मतलब है मौत। रेडियो पर आवाज आई, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैंने तुरंत कहा, सर क्या लोकल आर्मी के आने के बाद हम एक दिन और सर्च कर सकते हैं? मुझसे बहस मत करो, आदेश का पालन करो। और फिर मिशन आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया। सर्च ऑपरेशन बंद करो, गाड़ियों और उस जीव की सुरक्षा करो, वहीं रुककर लोकल टीम का इंतजार करो। रेडियो कट गया। हम सब कुछ देर तक चुप खड़े रहे। पहली बार हमारा रेस्क्यू मिशन असफल हो चुका था। तभी सर बाहर से सिग्नल फ्लेयर दिखा है। दूसरी टीम के लीडर ने तुरंत मॉनिटर ऑन किया। जैसे ही स्क्रीन चालू हुई, सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर एक और वैसा ही जीव दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है सर? ये हमारी तरफ आ रहा है, कैंप की ओर। उसी वक्त मुझे कुछ याद आया। मैं तुरंत बाहर भागा और उस एसयूवी की छत को देखा। वो मरा हुआ जीव अभी भी वहीं था। मैं समझ गया, मतलब ये दूसरा है और ये जिंदा है। मैंने तुरंत रेडियो उठाया, हेडक्वार्टर से कनेक्ट करो अभी। लेकिन कमांडर वहां मौजूद नहीं था। उन्हें तुरंत ढूंढो, ये इमरजेंसी है। तभी रेडियो पर आवाज आई, विक्रम मैं मेजर बोल रहा हूँ, क्या हुआ? मैंने जल्दी कहा, सर एक जिंदा जीव हमारे कैंप के पास माइनफील्ड के आसपास घूम रहा है और सर ये वही चीज है जो हमने गाड़ी पर पाई थी। मैंने उस जीव का पूरा विवरण दे दिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आदेश आया, जो भी है उसे तुरंत मार गिराओ। तुम सब जिंदा वापस आओ, ये आदेश है। मैं यही हूँ, हर अपडेट देता रहना। मैंने जवाब दिया, जी सर मिशन पूरा करेंगे। मैंने टीम की तरफ देखा, क्या स्थिति है? सर वो हिल नहीं रहा, बस कुछ कदम और वो माइनफील्ड में होगा, वहीं खत्म हो जाएगा। मैंने ध्यान से देखा, कुछ गड़बड़ है। अगर उसे माइन का अंदाजा है तो वो उड़ क्यों नहीं जाता? इसके पंख हैं। मैंने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग गाड़ी की छत से निशाना लगाओ, मैं पास जाकर देखता हूँ। सब चौंक गए, सर आप पागल हो गए हैं क्या? हमें नहीं पता ये क्या है, पास जाना खतरनाक है। मैंने शांत होकर कहा, मैं तेज भाग सकता हूँ, मैं इसे माइनफील्ड की तरफ खींचने की कोशिश करूंगा। सब तैयार हो गए और मैं धीरे धीरे उस अज्ञात जीव की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो अचानक आसमान की तरफ मुंह उठाकर जोर से दहाड़ा। मैं चिल्लाया, लगता है उसने मुझे देख लिया। फायर कवर दो। गोलियां चलने लगी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। ये क्या चीज है? गोलियां भी इसे नहीं रोक पा रही। वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसे माइनफील्ड में ले जा रहा हूँ। तुम सब गाड़ी में बैठो, तैयार रहो भागने के लिए। अचानक वो जीव उछला और सीधे माइनफील्ड को पार कर गया। ये कैसे? तभी पीछे से आवाज आई, सर इसके पंख पूरी तरह विकसित नहीं है, ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये पंख इसे ऊंचा कूदने और गिरने पर बचने में मदद करते हैं। अब एक बात साफ थी, ये सिर्फ जानवर नहीं था, ये कुछ और ही था। पिछले भाग में आपने देखा, लद्दाख के खतरनाक इलाके में हमने उस अज्ञात जीव पर जमकर फायरिंग की, लेकिन हैरानी की बात ये थी, गोलियां उसकी खाल तक नहीं छू पा रही थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, उसे माइनफील्ड में ले जाकर खत्म करना, लेकिन वो सीधे माइनफील्ड के ऊपर से कूद गया। सर इसके पंख पूरी तरह विकसित नहीं है, ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके पंख इसे ऊंचा कूदने और लैंडिंग में मदद करते हैं। मैं हैरान था, ये आखिर है क्या चीज? गोलियां असर नहीं कर रही और रफ्तार इतनी तेज। गाड़ी तेज करो सर, वो चीज हमारे करीब आ रही है। करण मुझे थोड़ा वक्त दिलाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। जी सर। मैंने खुद को शांत किया और दिमाग में उस मरे हुए जीव को याद किया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, तो वो मरा कैसे? क्या वो गाड़ी पर चढ़ते ही खुद मर गया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अचानक पेट, दोनों जवानों ने ऊपर से फायर किया था। गोलियां गाड़ी की छत से होकर सीधे उसके पेट में लगी होंगी। रेडियो पर आवाज आई, सर गोलियां असर नहीं कर रही, अब क्या करें? मैंने तुरंत कहा, उसका पेट ही उसकी कमजोरी है। जब वो जमीन पर होता है तो पेट तक निशाना नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब वो कूदेगा तभी मौका मिलेगा। उसी समय ऊपर से उसके पेट पर फायर करना होगा। लेकिन सर आर्मर्ड गाड़ी से गोली अंदर कैसे जाएगी? पहली टीम लीडर, गाड़ी को कैंप की तरफ घुमाओ, मैं प्लान बनाता हूँ। जैसे ही गाड़ी कैंप की तरफ मुड़ी, मैं चुपचाप गाड़ी से उतर गया। तुम लोग उसे घुमाते रहो, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आऊंगा और उसे अपनी गाड़ी पर कूदने के लिए मजबूर करूंगा। फिर उसके पेट पर फायर करूंगा। कुछ ही देर में वो अज्ञात जीव हमारी आर्मर्ड गाड़ी के पास पहुंच गया और अचानक 10 से 15 मीटर ऊंचा उछल गया। सीधे गाड़ी पर हमला। सर हमारी गाड़ी पर हमला हो गया, गाड़ी अब चलने लायक नहीं है। मैंने चिल्लाया, कोई बाहर नहीं निकलेगा, मैं उसे टक्कर मारता हूँ। मैंने पूरी स्पीड से गाड़ी उस जीव की तरफ दौड़ाई, लेकिन वो बच गया और एक भयानक दहाड़ के साथ सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। स्टेटस रिपोर्ट, सर सब ठीक है, बस हल्की चोटें हैं। ठीक है, मैं इसे अपनी तरफ खींचता हूँ। जैसे ही ये तुम्हारी नजरों से दूर जाए तुरंत टायर बदलना। अब मैं अकेला था, मैंने जानबूझकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी और जैसा मैंने सोचा था, वो जीव एक छलांग में मेरी गाड़ी की छत पर आ गया। बस यही मौका था। मैंने ऊपर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसी समय मैं हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और गाड़ी सीधे चट्टान से टकरा गई। जब टीम के लोग मेरे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वो अज्ञात जीव अब मर चुका था और मैं जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब मेरी आंख खुली, मैं खुद को टेंट के अंदर पाया। मैंने पूछा, क्या वो मर गया? हाँ वो मर चुका है। आज सुबह हम उसे कैंप में वापस ले आए। ऊपर से आदेश आया, सभी लोग और वो दोनों जीव तुरंत मिलिट्री बेस भेजे जाएंगे। हम सबको एक गोपनीय समझौते, सीक्रेट अग्रीमेंट पर साइन कराए गए और फिर कई साल बीत गए। इस घटना का जिक्र किसी ने कभी नहीं किया, लेकिन एक दिन मुझे एक फोन आया, ये मिशन फिर से शुरू होने वाला है। करीब 2.5 घंटे पहले कमांडर की पत्नी ने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। कहा, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। भाभी ये सब क्या है? आओ मिलवाती हूँ। ये मेरी दोस्त सोनिया और ये तुम्हारी होने वाली नेहा। ये मेरी दोस्त है, मेरे ही अस्पताल में काम करती है। आज बस तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। अगर पसंद
पसंद ना आए तो मुझे बता देना, मेरे पास और भी रिश्ते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इतने सारे? ये तो ज्यादा हो गया। वो हंसकर बोली, ज्यादा क्या, तुम्हारे भाई तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, तो मैं भाभी होकर तुम्हारी चिंता ना करूं, ये कैसे हो सकता है? चलो अब अंदर जाओ। जैसे ही मैं अंदर बैठा अचानक फोन बज उठा। हेलो, इमरजेंसी मिशन। मैं तुरंत खड़ा हो गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने सामने बैठी लड़की से कहा, माफ कीजिए मुझे जाना होगा, और सीधे कमांडर के पास पहुंच गया। भाई क्या हुआ, इतना इमरजेंसी क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम्हें लद्दाख का वो मिशन याद है? मैं एक पल के लिए चुप हो गया। कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरे करियर का सबसे बड़ा दाग है। बाकी 5 लोग आज तक नहीं मिले। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, दाग? तुम उसे दाग कहते हो? तुम उस चीज के सामने गए, उससे जिंदा लौटे और उसे मार भी दिया। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मैंने धीरे से पूछा, क्या उस चीज के बारे में कुछ पता चला? उन्होंने कहा, मिशन के बाद जब उसका शव वापस लाया गया, उसके बाद सारी जानकारी गायब हो गई। मैं अस्पताल में था तब रवि ने बताया, उसके पास जितने भी रिकॉर्ड थे सब जब्त कर लिए गए। तो वो चीज आखिर थी क्या? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अभी तक पक्का नहीं है, बस अंदाजा है। ये शायद किसी अज्ञात प्रजाति का जीव है। कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं। पुराने रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही नाम मिलता है जिसका वर्णन उसी से मिलता जुलता है, इसलिए शक है कि ये कोई प्राचीन खतरनाक जीव हो सकता है। मैं हंस पड़ा। भाई आप मजाक कर रहे हो क्या? प्राचीन जीव? वो तो कब के खत्म हो चुके होंगे। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास मजाक करने का टाइम है? ये मामला अब टॉप सीक्रेट है। मेरी रैंक के लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। अगर तुम उस मिशन में ना होते तो मुझे भी इसके बारे में कभी पता नहीं चलता। मैंने गंभीर होकर पूछा, तो इस बार का मिशन क्या उसी चीज से जुड़ा है? उन्होंने सिर हिलाया। मुझे भी पूरा नहीं पता। जब तुम मिशन स्वीकार करोगे तभी तुम्हें ब्रीफिंग मिलेगी। कब निकलना है? बहुत जल्द। सटीक समय अभी नहीं पता। तभी भाभी की आवाज आई, अरे तुम दोनों, खाना ठंडा हो रहा है। हम दोनों टेबल पर आकर बैठ गए। भाभी ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वो लड़की कैसी लगी? मैं थोड़ा असहज हो गया। पता नहीं क्या कहूँ। वो लड़की है कौन? भाभी बोली, मेरी दोस्त है, उसी अस्पताल में नर्स है, अच्छी है, बस तुम्हारी राय जाननी थी। मैंने धीरे से कहा, अभी तो शायद टाइम नहीं है। भाई ने बताया मिशन आने वाला है। भाभी गुस्से में बोली, अरे एक तरफ तुम बोलते हो कि इसके लिए लड़की देखूं और दूसरी तरफ इसे मिशन पर भेज रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, देश का काम पहले आता है। मैं वापस आ जाऊं फिर देख लेंगे। कमांडर ने अचानक कहा, वैसे वो सोनिया अभी तक शादीशुदा नहीं है ना? मैं चौंक गया। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। भाभी हंसकर बोली, क्यों, तुम्हें वो पसंद आ गई? रिश्ता देखने आए थे और पसंद कोई और आ गई? अगर तुम्हें सच में सोनिया पसंद है तो मैं बात कर दूं, तुम दोनों अच्छे लगोगे साथ में। मैंने धीरे से कहा, पहले मिशन खत्म हो जाए फिर बात करेंगे। अगले दिन दोपहर में कमांडर मुझे लेकर मिशन के असली इंचार्ज से मिलने निकल पड़े। अगले दिन दोपहर में कमांडर विक्रम को लेकर मिशन के प्रभारी अधिकारी से मिलने पहुंचे। अधिकारी ने बिना समय गंवाए इस मिशन की फाइल विक्रम के हाथ में दे दी। विक्रम ने फाइल खोली। ये एक आदेश था, शंभाला की खोज के लिए एक विशेष रिसर्च टीम का गठन। पहले पन्ने पर पिछले मिशन में गायब हुई टीम के सभी सदस्यों की तस्वीरें थी। 2 स्थानीय जवान शहीद घोषित किए गए थे, बाकी सभी लापता। दूसरा पन्ना पलटा, वहाँ उसी अज्ञात जीव की तस्वीर थी जिसे विक्रम ने अपने हाथों से मारा था। उसके नीचे सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, अनुमान, प्राचीन खतरनाक जीव, शिकु, स्थिति विलुप्त, एक्सटिंक्ट। विक्रम ने आगे पढ़ा। फाइल में 1943 का जिक्र था, जब हिटलर का करीबी अधिकारी हिमलर 2 बार तिब्बत में अभियान भेज चुका था। एटलांटिस की खोज में। विक्रम ने हैरानी से पूछा, सर क्या ये सच है? क्या एटलांटिस सच में मौजूद है? अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, हिमलर पागल था लेकिन उसकी क्षमता पर कोई शक नहीं। अगर उसने 2 बार अभियान भेजा तो इसका मतलब है एटलांटिस का अस्तित्व हो सकता है। लेकिन ऊपर के लोग मानते हैं कि जो तिब्बत में छिपा है वो एटलांटिस नहीं बल्कि शंभाला है। काफी समय से कई ताकतें इस जगह पर नजर रखे हुए हैं और इस बार हम चाहते हैं कि तुम इस सच्चाई को साबित करो। पिछली टीम भी इसी मिशन पर गई थी जिसके कारण 2 जवान शहीद हुए, 5 वैज्ञानिक लापता हो गए। उनके गायब होने से मिशन अधूरा रह गया। लेकिन तुम उस जीव की लाश लेकर वापस आए, इससे हमें यकीन हुआ कि वो जीव शंभाला से ही आया था। इस बार तुम इस मिशन के टीम लीडर हो और तुम्हारी टीम मैंने पहले ही तय कर दी है। मिशन बहुत गोपनीय है, इसलिए तुम अपने पुराने दल से 2 लोगों को चुन सकते हो। बाकी टीम में एक मिलिट्री डॉक्टर होगा और 4 प्रोफेसर होंगे। उनकी जानकारी फाइल में दी गई है। विक्रम ने बिना देर किए मिशन स्वीकार कर लिया और अधिकारी को सैल्यूट किया। सर मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। वो वापस जाने ही वाला था कि अधिकारी ने कहा, रुको, ये मिशन बहुत बड़ा है, कई बाहरी ताकतें इस पर नजर रख रही हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें रिसर्च लैब से नए हथियार और उपकरण मिलेंगे। कमांडर ने तुरंत कहा, सर इनके सभी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी मेरी होगी। और सुनो, तुम अपनी पूरी यूनिट के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर लद्दाख के पास तैनात हो जाओ ताकि रिसर्च टीम को हर तरह की मदद मिल सके। जो भी जरूरत हो सीधे मुझसे संपर्क करना, मैं सब इंतजाम करूंगा। जी सर। इसके बाद कमांडर विक्रम को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वो खुद भी पहले कभी नहीं गए थे। सीक्रेट वेपन रिसर्च सेंटर। आप लोग कमांडर और लेफ्टिनेंट विक्रम है, मेरा नाम है अजय और मैं इस रिसर्च सेंटर का इंचार्ज हूँ। मुझे आपके मिशन के बारे में सूचना मिल चुकी है। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। जैसे ही दोनों अंदर गए उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ दीवारों पर लगे थे हाईटेक हथियार और हैरानी की बात वहाँ कई पुराने हथियार भी मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी बीच में रखी एक प्राचीन तलवार। ये है डॉक्टर मेहता और ये कमांडर और विक्रम। वाह, आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया अपने रिसर्च को असल में टेस्ट करने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमांडर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर मेहता रिसर्च में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ये पिछले 6 साल से यही काम कर रहे हैं और अब पहली बार इन्हें अपने प्रयोगों को असल में साबित करने का मौका मिला, इसलिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है। आप लोग ध्यान मत दीजिए। मैं चारों तरफ देख रहा था, तभी मेरी नजर एक खास हथियार पर पड़ी। ये क्या है? क्या मैं इसे उठाकर देख सकता हूँ? डॉक्टर मेहता मुस्कुराए। वाह, आपकी नजर बहुत तेज है। ये मेरा सबसे नया रिसर्च है और ये खास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है। आराम से देखिए। मैंने उसे हाथ में लिया। ये तलवार है, कमाल है, इसमें लाइट भी लगी हुई है। डॉक्टर मेहता बोले, अज्ञान मत दिखाओ, मेरे साथ आओ, ऊपर से एक बार करके देखो। मैंने पूरी ताकत से वार किया और स्टील की प्लेट 2 टुकड़ों में कट गई। मैं हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? इतनी मजबूत चीज इतनी आसानी से कट गई और तलवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये किस मटेरियल से बनी है? जहाँ तक मुझे पता है जितनी ज्यादा कठोरता होती है उतनी ही नाजुकता भी होती है, लेकिन ये तलवार तो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर मेहता मुस्कुराए। बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पर ज्यादा कठोर चीजें जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन मेरी ये तलवार एक खास मटेरियल से बनी है और अगर आप वो जीव शिकु वापस नहीं लाते तो मैं कभी इतनी बेहतरीन तलवार नहीं बना पाता। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब ये उसी जीव से जुड़ी है? मैंने कहा, इस मिशन में हम 8 लोग होंगे और आपके पास सिर्फ एक तलवार है, ये काफी नहीं होगा? डॉक्टर मेहता हंस पड़े। हे मेरे साथ आइए। वो हमें दूसरी तरफ ले गए। ये देखिए, यहाँ 8 स्पेशल पिस्टल है और इनके कारतूस भी खास मटेरियल से बने हैं। ये गोलियां किसी भी चीज को छूते ही सीधे आर पार छेद कर देती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी तो सेना में क्यों नहीं दी जाती? हमारे जवानों को इससे बहुत फायदा होगा। डॉक्टर मेहता ने
गहरी सांस ली। आपको लगता है मैं नहीं चाहता, लेकिन मटेरियल की कमी है। फिर वो मुस्कुराए। अगर आप कुछ और शिकू पकड़ कर ले आए तो सब आसान हो जाएगा। मैंने घूरते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, इन सभी हथियारों और दवाइयों का संबंध उसी जीव से है। शिकू का पूरा शरीर बेहद कीमती है, खासकर उसके पैर, उसी से ये मटेरियल निकलता है। फिर वो मजाक में बोले, अगर आप एक जिंदा शिकू पकड़ कर ले आए तो मैं जिंदगी भर आपको अपना बड़ा भाई मानूंगा। मैं हल्का सा हंसा, कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिए। इतना कहकर मैं वापस चला गया और सोचने लगा, कमांडर ने जिन 2 लोगों को चुनने को कहा है, पहली और दूसरी टीम के पुराने लीडर अब रिटायर हो चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ 4 विकल्प बचे थे, रवि, करण, मोहित, अर्जुन। कहानी यहाँ खत्म नहीं, असली खौफ अब शुरू होने वाला है। शंभाला का रहस्य, खतरनाक जीव और मौत से भरा मिशन अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना मत भूलना।